नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद चल रही होंगी। और उन्हीं तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनमें स्पीड देने के लिए आज मैं लेकर के आया हूं अध्याय 2 दुर्व्यता का अंत, और उसका है लेक्चर नंबर 8। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 8। और आज हम इस पे टॉपिक कवर करेंगे संघर्ष और तनाव। ठीक है, कौन सा टॉपिक कवर कर रहा है? संघर्ष और तनाव। इस टॉपिक को समझना बहुत ही जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आज एक को इंटरेस्टिंग जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो है बेटा यूगोस्लाविया का विघटन। यूगोस्लाविया का विघटन। ठीक है, आपने सोवियत संघ का विघटन सुना होगा, सोवियत संघ का विघटन सुना होगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन सुना होगा, पर आज हम सुनेंगे डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूगोस्लाविया। ये यूगोस्लाविया कहां पर है, कैसा था, कैसा दिखता था, क्या नहीं, सब चर्चा करेंगे। और यूगोस्लाविया के लिए मैं आपकी यादें ताजा कर देता हूं। जब आप लोगों ने गुट निरपेक्षता आंदोलन के नेता पढ़े होंगे तब आपको पता है कि यूगोस्लाविया क्या था, क्या नहीं। तो यूगोस्लाविया फाउंडिंग मेंबर्स में से एक रहा है नेम का। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में आज ये बताएंगे कि यूगोस्लाविया के जो लीडर थे वो कौन थे, क्या नाम था उनका। आपने नेम में मैंने आपको पढ़ाया, तो यूगोस्लाविया को, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी भारत के नेता थे, तो उस समय यूगोस्लाविया के नेता कौन थे। चलिए, संघर्ष और तनाव। अब आप यहां पर एक चीज देखिएगा कि सोवियत संघ विघटन हो चुका है, सोवियत संघ 15 राष्ट्र में बढ़ चुका है। अगर आप पूरी चीजों को प्रक्रियाओं में एक प्रोसीजर में, क्रोनोलॉजी में समझेंगे तो आपको काफी चीजें समझ में आएंगी। पहले सोवियत संघ का बनना, फिर सोवियत संघ और पूंजीवादी जो दुनिया है उसके बीच में शीत युद्ध का चलना, फिर गोर्बेचेव का आना, और गोर्बेचेव के आने के बाद पूर्ण रूप से सोवियत संघ का टूट जाना। देखिए, जितना हम यहाँ पे पढ़ते हैं, एक बात मैं इतना मानता हूं कि गोर्बेचेव ने जो करा, मिखाइल गोर्बेचेव ने जो करा वो ठीक था, उसमें कोई गलत या कोई दोहराए वाली बात नहीं। पर मैं इस बात से थोड़ा सा नाराज हूं कि गोर्बेचेव को इस प्रकार की व्यवस्थाओं को नहीं करना चाहिए था। मतलब अगर वो चाहते हैं कि व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो, बदलाव हो, तो जैसे चाइना ने करा, जैसे भारत ने करा, वैसे धीरे धीरे कर लेते। पर एक साथ पूरा परिवर्तन कर देना, एक साथ पूरा सोवियत संघ का विघटन कर देना, कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा उसको उचित नहीं मानता हूं। एक दुख तो होता ही, झटका तो लगता ही है कि यार हमारे देश को 15 भागों में बांट दिया गोर्बेचेव, वो थोड़ा सा दुख का मुद्दा है। बाकी शांति स्थापित करने में गोर्बेचेव का योगदान है, उसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं, कोई डाउट नहीं। परंतु जिस प्रकार से चाइना ने जो नीतियां अपनाई, 1991 में भारत ने जो नीतियां अपनाई, नई आर्थिक नीतियों की, उस प्रकार की नीतियां अपना करके वो कर सकते थे। 1921 में नई आर्थिक नीति के नाम पर लेनिन ने जो बदलाव करे, उस प्रकार के बदलाव वो और भी कर सकते थे, ऐसे बदलाव और जोड़ सकते थे। परंतु उन्होंने सोवियत संघ का जो पूरा डिसइंटीग्रेशन और विघटन करा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं उचित नहीं मानता हूं। जैसे कि पुतिन भैया भी नाराज हैं, तो थोड़ी बहुत नाराजगी उनकी जायज है, वाजिब है। अब जब विघटन हो गया, 15 राष्ट्रों में बट गया, तो अब इन राष्ट्रों के अंदर संघर्ष हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और तनाव आप सभी जानते हैं, ठीक है, कि खींचमतान चल रही है। नहीं, हमारे हाथ में सत्ता होगी, हमारे हाथ में सत्ता होगी। कोई किसी से लड़ रहा है, कोई किसी से लड़ रहा है। इन देशों के अंदर भी संघर्ष चल रहा है, और कहीं ना कहीं देशों के बीच में भी संघर्ष चल रहा है। तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से देशों के बीच में संघर्ष चल रहा, कौन कौन से का संघर्ष कितना ज्यादा खराब होता है, कितना खराब होता है, वो सब कुछ हम चर्चा करेंगे। एक हम लोग बात करेंगे यूरोप के एक देश की आज, जिसका अभी मैंने जिक्र करा, यूगोस्लाविया। हम यूगोस्लाविया की चर्चा करेंगे कि ये यूगोस्लाविया है क्या, ये यूगोस्लाविया है क्या, और किस प्रकार से इसका 1990 में आकर के इसका द एंड होता है, और 2008 तक आते किस प्रकार से पूर्ण रूप से पूरी तरीके से टूट जाएगा। इन सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो यूगोस्लाविया का जो विघटन है वो भी हम जानेंगे। सोवियत संघ का विघटन आपको सभी ने पढ़ा है, पर मैं आपको यूगोस्लाविया का विघटन भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। इतना पढ़ाऊंगा जितना कि आपको कैच कर पाओ, आप जितना समझ पाओ उतना ही, ज्यादा डीप में, ज्यादा डिटेल में भी अपन लोग इस पर नहीं जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे मुद्दे हैं बेटा, दुनिया के इतिहास में और भारत के इतिहास में, भारत की राजनीति विज्ञान में, भारत के अर्थशास्त्र में हजारों कहानियां हैं। उन हजारों कहानियों पर हजारों वीडियो बन सकते हैं, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। अगर आप यूगोस्लाविया की बात करते हैं दुनिया की कहानियों में, तो यूगोस्लाविया पे एक पूरा 40 से 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा का वीडियो बन सकता है। और सोशल के सब्जेक्ट्स की अगर मैं एक बहुत, मुझे ऐसा महसूस होता है, वो ये है कि सोशल के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, मैं मेरे 2 सब्जेक्ट्स की कहता हूं, मैं पॉलिटी की कहता हूं और इको की कहता हूं। विशेष करके पॉलिटी में अगर आप किसी टॉपिक को 10 मिनट में खत्म करना चाहते हैं, तो मैं 10 मिनट में भी खत्म कर सकता हूं। और आप कहें कि नहीं सर, इस टॉपिक को 2 घंटे तक खींचना है, 2.5 घंटे तक खींचना है, 3 घंटे तक खींचना है, तो वो भी खींच सकता हूं। मतलब इतना डायनेमिक सब्जेक्ट है ये कि आप उसमें बहुत कुछ कहानी दूर दूर तक ले जा सकते हो।
ठीक है, जैसे कि आपने पिछले साल मूल अधिकारों की बात करी होगी, मौलिक अधिकार आपने पढ़े होंगे। अब मौलिक अधिकार अभी सेशन में मैं पढ़ा रहा हूं, मैं 40 मिनट में, 50 मिनट में, 1 घंटे में भी लेक्चर खत्म कर देता हूं, ठीक है। कुछ क्लासें 1 घंटे 2 मिनट 5 मिनट की भी गई है, लंबे लेक्चर्स खींचे। और अगर उन्हीं पर चर्चा करने बैठ जाए, यूपीएससी के जो टीचर्स है एक एक मौलिक अधिकार को 7-7 10-10 दिन तक पढ़ाते हैं, 2-2 ढाई घंटे की क्लासेस में। तो आप सोचिए 21 से 22 घंटे वो लोग पढ़ा रहे हैं एक मौलिक अधिकार को। तो फिर वो ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं उसमें, ठीक है, लिखा हुआ तो उतना ही है ना, फिर क्या पढ़ा रहे हैं वो? उसमें एनसीईआरटी से लिखा हुआ, संविधान में लिखा हुआ वहां तक, और इन दोनों के बीच में जो कोई केस हुआ हो कि भाई इस मौलिक अधिकार को लेकर के कोई सुप्रीम कोर्ट में केस गया, उस केस को भी ले लिया और भी ले लिया, मतलब विस्तार बहुत डायनेमिक है। ऐसे आप इकोनॉमिक्स में आ जाइए, कभी इकोनॉमिक्स में जब आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स में आप ये चीज आई है तो उसको आप लंबा आप खींच सकते हो, एग्जाम्पल्स ले सकते हो, दुनिया के अलग अलग इकोनॉमिक्स की, आप अर्थशास्त्रियों की बात कर सकते हो। और यही सीन मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी मानता हूं, ठीक है ना। तो इसलिए अपन को पर उतना ही सीखना है जितना भी हमारे काम आ सके, जितना हमारे दिमाग में जा सके, ज्यादा एक्स्ट्रा सीखने का भी कोई अर्थ नहीं होता। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। देखिए, अब जो पूर्व सोवियत संघ है उसके अधिकांश गणराज्य जो कि अब आजाद हो चुके हैं, वो संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। वहां पर संघर्ष होने की आशंका है, संघर्ष होने का डर है कि भाई संघर्ष होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। और यहां पर भी एक वर्ड आगे आएगा, गृह युद्ध, अपन उसको भी आगे चर्चा में लेंगे, सिविल वॉर। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े होने की, संघर्ष होने की थोड़ी सी आशंका बनी हुई है कि दो समूह के बीच में हो सकता है, दो देशों के बीच में हो सकता है, उस देश के अंदर दो वर्गों के बीच में हो सकता है। अनेक गणराज्यों ने गृह युद्ध और बगावत को झेला है। अब अनेक गणराज्यों में गृह युद्ध, अब गृह युद्ध या सिविल वॉर क्या होता है इस चीज को समझिएगा। या आप क्लास 10th में भी पढ़ करके आए हैं, ऐसी बात नहीं है। सिविल वॉर, गृह युद्ध, युद्ध का मतलब तो आप सभी समझते हो, बिल्कुल सबको पता है। भारत ने पाकिस्तान को दर डिशुम मारा तो वो क्या हो गया युद्ध हो गया, ठीक है। तो भारत पाकिस्तान का युद्ध जब दो देशों के बीच में हो रहा तो हम उसे युद्ध या वॉर कहते हैं, ठीक है। परंतु जब घर के अंदर, हमारा घर क्या है, हमारा देश, घर के अंदर जब दो समुदाय इस प्रकार से लड़ने लग जाए कि ऐसा लगे कि बिल्कुल युद्ध ही हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गृह युद्ध कहते हैं, या उसको हम क्या कहते हैं, सिविल वॉर कहते हैं। जब देश के अंदर दो समुदाय, दो वर्ग इस प्रकार से लड़ने लग जाए कि वो युद्ध जैसा लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, गृह युद्ध कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिविल वॉर कहेंगे, ठीक है। तो गृह युद्ध देश के अंदर होने वाला युद्ध है। अब ऐसा ही मैं आपको एक उदाहरण नॉर्मल लाइफ से देता हूं। आप सब, आपके आसपास में पड़ोसी तो रहते होंगे, हाँ। जब दो पड़ोसियों की लड़ाई हो रही है, जब दो पड़ोसियों की लड़ाई हो रही है तो वो क्या है, युद्ध है, ठीक है। परंतु जब घर के अंदर आप दोनों भाई एक दूसरे को दर डिशुम कर रहे हो, और दोनों बहनें एक दूसरे के बाल पकड़ कर ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है, वो जो बिल्कुल घर में जो ऐसे लड़ाई वाला सा माहौल बन गया ना, वो गृह युद्ध है। तो उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि देश के अंदर जब दो समुदाय, दो वर्ग इतने हिंसक रूप से लड़ने लग जाए, इतने वॉयलेंट हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, गृह युद्ध या सिविल वॉर कहते हैं। तो देश के अंदर दो समुदायों के बीच में या दो किसी भी प्रकार से कोई देश के अंदर ही वो लड़ाई छिड़ रखी है, तो वो गृह युद्ध कहलाता है, ठीक है। बगावत का सामना हुआ, ठीक है, सरकारों के खिलाफ बगावत हो रही है, उनके खिलाफ पर्चे जारी हो रहे हैं कि भाई सरकारें हटें, इस प्रकार की व्यवस्था हम देखेंगे। इसके साथ साथ इन देशों में बाहरी ताकतों की दखल भी बढ़ी है। अब देखिए क्या होता है, कमजोर को सब दबाना चाहते हैं, कमजोर पर सबकी नजर होती है। अब भी तक सोवियत संघ के साथ जब तक जुड़े हुए थे, रूस के साथ जब तक जुड़े हुए थे, सब पावरफुल थे, दूसरी दुनिया के नाम से जाना जा रहा था, कोई आंख उठा करके भी नहीं देख रहा था। पर अब टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, अलग अलग हो चुके हैं, ठीक है। और देश के अंदर लड़ाइयां और चल रही हैं, देश के लोग ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो जो बाहर की ताकतें हैं, जो बड़े पावर्स हैं, उनकी नजर बनी हुई है। तो अब जब तक रूस के साथ है तब तक ठीक थे, अब बढ़ चुके हैं, देश में गृह युद्ध चल रहा है, तो जो बाहर की शक्तियां हैं उनकी भी अब क्या है, नजर बनी हुई कि हम इनका फायदा उठा लें, हम इनके ऊपर अपने हिसाब से जो नीतियां हैं वो थोपें। अब जब बाहर की शक्तियां जब इंटरफेयर करने लग जाती है तब समस्या बढ़ जाती है। ऐसा ही आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं, जब घर में लड़ाई और घर की लड़ाई के बाहर वाले मजे लेने लग जाए ना, तो सब समस्या और विकराल हो जाती है। किसी ने खूब कहा, खूब बताया कि इंसान परेशान जब नहीं होता जब उसके साथ परेशानी होती है, इंसान परेशान तब हो जाता है जब लोगों को पता चल जाता है कि ये परेशानी में है, ठीक है ना। तो लोगों को कभी पता मत चलने दो कि आप समस्या में, आप परेशानी में। और स्पेशली घर की बात तो बाहर जानी नहीं चाहिए। भाई किस में क्या झगड़ा चल रहा, ठीक है, घर में है, घर की बात घर में खत्म करो। तो इसी प्रकार से जब इन देशों के बीच में, देश के अंदर गृह युद्ध चल रहा है, समस्याएं चल रही है, तो भारी जो ताकत है उन्होंने भी इन चीजों में दखलंदाजी करी है। इससे स्थिति और भी जटिल हो गई, मतलब और भी परेशानी, समस्याएं खड़ी हो गई।
रूस के दो गणराज्यों चेचनिया और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। तो दो गणराज्यों मतलब आप एक तरीके से ये कह सकते हैं वहां के दो स्टेट्स हैं। जैसे कि आप ये देखिए, ये रूस है, तो रूस में दागिस्तान यहाँ से है और चेचनिया यहाँ से है। ओके, तो दागिस्तान और चेचनिया, तो दागिस्तान और चेचनिया में कौन से आंदोलन चल गए हैं? अलगाववादी आंदोलन चले। अलगाववादी आंदोलन का मतलब क्या है? अलग होने का, ठीक है, हमें अलग होना है, ठीक है। तो हिंसक, वो भी कैसे हुए? हिंसक। तो अब ये देश के अंदर ही चल रहा है, ठीक है, आंदोलन चल रहा है, मिलिट्री या जो आर्मी है वो दबा रही है, पुलिस उनको दबा रही है, तो हिंसक आंदोलन हुआ है। रूस के दो गणराज्यों की बात करी है, चेचनिया और दागिस्तान। यहाँ पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात ये भी होती है कि जब एमसीक्यूज अगर आएंगे तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे मान लीजिए चेचनिया और जो दागिस्तान है वो कौन से देश के दो गणराज्य हैं, कौन से देश के वो भाग है, वहां पर किस प्रकार का आंदोलन हुआ, तो आप कहेंगे अलगाववादी आंदोलन चले इस प्रकार। मॉस्को ने चेचन विद्रोह से, अब मॉस्को कहां है? मॉस्को भी रूस में, ठीक है, कैपिटल है वहां की। तो मॉस्को ने चेचन विद्रोह से निपटने के जो तरीके अपनाए और जिस गैर जिम्मेदारी तरीके से सैन्य बमबारी की, उसमें मानव अधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ, लेकिन इससे आजादी की आवाज दबाई नहीं जा सकी। और मॉस्को ने क्या करा? चेचन में विद्रोही, ठीक है, चेचनिया जो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो चेचन विद्रोह जो सरकार का विरोध कर रहे थे, उन विद्रोहियों की आवाज दबा दी मॉस्को ने। दबाने का मतलब क्या हो गया कि जो वहां की सरकार है उसने आवाज दबा दी। और जो तरीके अपनाए सरकार ने, जैसे कि भाई बमबारी करना, ठीक है, मिलिट्री का प्रयोग करना, आर्मी का प्रयोग करना, पुलिस के द्वारा उनको मारपीट करवाना, ये जो गैर जिम्मेदारी वाले तरीके अपनाए, जिनसे क्या हुआ? मानव अधिकारों का क्या हुआ? उल्लंघन हुआ। मानव अधिकार के आगे खतरे में आ गए, ह्यूमन राइट्स को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा गया। लेकिन इससे जो आजादी की आवाज है उसको बिल्कुल भी नहीं दबाया गया। आजादी की जो आवाज है वो चलती ही रही। मध्य एशिया में तजिकिस्तान 10 वर्षों यानी 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहता है। तो मध्य एशिया में हम देखते हैं जो तजाकिस्तान है वो 10 वर्षों यानी 2001 तक 1990 में फ्री हुए और 10 सालों तक किसमें गृह युद्ध की चपेट में रहता है। वहां के दो जो वर्ग हैं उनमें लड़ाई चलती रहती है। इस पूरे क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष चले, ठीक है, और ये जो पूरा एरिया आपको देखने को मिलता है मध्य एशिया वाला, इसमें काफी सांप्रदायिक संघर्ष चले, मतलब धार्मिक आधार पर काफी झगड़े संघर्ष देखने को मिले। अजरबैजान का एक प्रांत नगरनो काराबाख, ये एक प्रांत का नाम है। प्रांत का मतलब ये हो गया बेटा कि वहां का एक राज्य, वहां का जो एक स्टेट है उस प्रकार से। अजरबैजान कंट्री है, ये रहा अजरबैजान, ठीक है, अजरबैजान, ये रहा आर्मेनिया, जॉर्जिया, रशिया, कैस्पियन सागर, तुर्की बोलिए, टर्की बोलिए, और ये ईरान। तुर्की, ये आर्मेनिया, ओके, ये अजरबैजान, ये जॉर्जिया, रूस और कैस्पियन सागर, ठीक है। तो अजरबैजान का एक प्रांत है, एक स्टेट है, क्या नाम है? नगरनो काराबाख। क्या नाम है बेटा? नगरनो काराबाख। कहां का है? अजरबैजान का एक प्रांत है। यहाँ के कुछ स्थानीय अर्मेनियाई अलग होकर अर्मेनिया से मिलना चाहते थे। अब यहाँ पर जो अर्मेनियाई रहते हैं, जो अर्मेनियाई समुदाय के लोग हैं, वो किससे मिलना चाहते थे? अर्मेनिया से मिलना चाहते थे। मतलब वो चाहते थे कि हम लोग यहाँ अजरबैजान से हट जाएं और हम किस में मिल जाए? हम अर्मेनिया में मिल जाए। जॉर्जिया में दो प्रांत स्वतंत्रता चाहते थे और गृह युद्ध लड़ रहे थे। अब जो जॉर्जिया है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको जॉर्जिया दिखाया, ये रहा जॉर्जिया। अब यहाँ के भी जो दो प्रांत हैं, दो जो स्टेट्स हैं, वो क्या चाहते हैं? आजादी चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं और गृह युद्ध लड़ रहे हैं। मतलब आप देखिए कि जो जो वहां से फ्री हुआ, जो भी है, मतलब सोवियत संघ के विघटन के बाद कितना संघर्ष और तनाव आपको दुनिया में देखने को मिल रहा है, कितने कॉन्फ्लिक्ट्स, कितने झगड़े दो देशों के बीच में हो रहे हैं, दो समुदायों के बीच में हो रहे हैं। आपको संघर्ष और कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। यूक्रेन, किर्गिस्तान तथा जॉर्जिया में मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। अब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि आर्थिक व्यवस्थाओं को बदलने के लिए तो बहुत जोर दिया गया, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, इन्होंने काफी प्रयास लगाए, परंतु उन देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बदलने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं हुआ कि भाई वहां की जो व्यवस्था है उनको क्या कर दिया जाए? लोकतांत्रिक कर दिया जाए। वहां पर कोई राष्ट्रपति बन गया तो वो 10 साल के लिए आगे बढ़ाता जा रहा, कोई सेंस ही नहीं है। भाई लोकतंत्र का मतलब क्या है कि जनता की व्यवस्था होनी चाहिए, जनता की चॉइस के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, जैसा जनता चाहती है वैसा सब कुछ होना चाहिए। तो लोकतंत्र तो वहां था ही नहीं, राष्ट्रपति ने अपनी मर्जी से 10 साल बढ़ा दिए, फिर राष्ट्रपति ने कोई अपनी पावर्स बढ़ा दी, तो वो ठीक नहीं था। तो इसी प्रकार से यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में जो मौजूदा शासन है, जो वहां पर शासन कर रहे हैं, जो राज कर रहे हैं, उनको उखाड़ फेंकने के लिए, मतलब उनको सत्ता से हटाने के लिए कि भाई ये जो शासन कर रहे हैं ये लोकतांत्रिक तरीके से शासन नहीं कर रहे हैं, ये गलत प्रकार से शासन कर रहे हैं, तो उन शासन को हटाने के लिए, उनको दूर करने के लिए क्या है? आंदोलन हुए। देखिए ऐसा एक आपने आंदोलन क्लास 10th में पढ़ा होगा, नेपाल का। नेपाल में 2006 का जो आंदोलन है वो बहुत फेमस है बेटा। लोकतंत्र
जो प्रेमी है ना उनके लिए मतलब एक फेमस आंदोलनों में से एक है लोकतंत्र का, नेपाल का लोकतांत्रिक आंदोलन। वहां पे मतलब जो राजा था, राजतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र था, उसको हटा करके राजा ने क्या कर दिया, कंप्लीटली राजतंत्र लागू कर दिया, संसद वंसद सब कुछ हटा दी और सारी की सारी पावर्स राजा ने ले ली। लोगों को लगा ये तो बहुत गलत बात है, लोगों ने आंदोलन करा और फाइनली राजा को झुकना पड़ा। 2006 में आंदोलन हुआ, 2008 में राजतंत्र को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया और 2015 में क्या करा गया, देश का नया संविधान बनाया गया नेपाल का। ठीक है, नेपाल का नया संविधान बना और उसके बाद अभी तक तो सब कुछ सही सलामत चल रहा है। ठीक है, और आपको जान करके हैरानी होगी, वैसे नहीं होनी चाहिए, आप क्लास 11 में पढ़ चुके होंगे, 6 बार नेपाल का संविधान बन चुका, 5 पहले और 6th टाइम ये 2015 में जो बना वो था। तो 5 से 6 बार उनका संविधान बन चुका है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए या जो शासन में जो लोग बैठे हैं अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ आवाज उठाने में हर जगह से आपको, हर क्षेत्रों में से लोग एक्टिव देखने को ही मिलेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में भी देखने को मिला कि जो मौजूदा शासन है उसको उखाड़ फेंकने के लिए लोगों ने क्या करा है, आंदोलन करा है। यूक्रेन तो अभी काफी चर्चा में रहा है, यूक्रेन के बारे में तो आप काफी कुछ जानते हैं। और यूक्रेन और रशिया के मुद्दे को लेकर के तो मैंने एक संडे वार्ता में पूरा समझाया भी था लर्न एंड शेयर के चैनल पे कि रूस और यूक्रेन वॉर अगर आप देखेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा, जब मैंने उसमें समझाया। ठीक है, कई देश और प्रांत नदी जल के सवाल पर आपस में भिड़े हुए थे, कई देश। ठीक है, काफी जो देश है एक दूसरे के, देखिए अब प्राकृतिक संसाधनों को तो हम नहीं बांट सकते भाई। जैसे आज सिंधु नदी है, जो इंडस रिवर है, वो इंडस रिवर इंडिया से बहते हुए पाकिस्तान की तरफ जाती है। ठीक है, तो अब हम प्राकृतिक संसाधनों को हम नहीं बांट सकते। तो उसी प्रकार से जो भी देशों में कोई नदियां बह रही हैं, कोई जल बह रहा है, किसी प्रांत में, किसी स्टेट में जल जा रहा है, भाई ये इस राज्य से पार होते हुए इस राज्य में जा रहा है, तो नदी जल के सवाल में भी आपस में 2 देश भिड़ गए, 2 स्टेट्स, 2 राज्य हैं वो भिड़ गए कि हमारा पानी रोका जा रहा है, हमें पानी कम मिल रहा है, हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी पहुंच कम है। इन सारी बातों की वजह से अस्थिरता का माहौल है और आम नागरिक का जीवन दुभर है। अब ये जितनी भी बातें आपको देखने को मिल रही है कि इस शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन हो रहा है, ठीक है, नदी जल के लिए आंदोलन हो रहा है या गृह युद्ध हो रहा है, ये जितनी भी परिस्थिति आपको देखने को मिल रही है, इन सभी परिस्थितियों के कारण क्या है, आपको अस्थिरता का माहौल देखने को मिल रहा है। अस्थिरता का माहौल का अर्थ क्या हो गया कि कुछ फिक्स्ड नहीं है, कोई सी सरकार हट सकती है, कोई डिसीजन में कोई फिक्स नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा, तो पूरा अस्थिरता, इनस्टेबिलिटी बनी हुई है कि ये होगा भी या नहीं होगा। तो अस्थिरता का माहौल हमें देखने को मिलता है और इससे जो आम नागरिक का जीवन है वो दूभर हो गया। मतलब आप कह सकते हैं कि जो उनका जीवन है, जो कॉमन मैन का जो जीवन है वो थोड़ा सा परेशानी भरा या समस्या भरा हो गया, क्योंकि सरकारें स्थायी नहीं है, जो सरकारें बनी है वो सही से काम नहीं कर रही है इस प्रकार से। और देखिए जब हम इस जो बुक पढ़ेंगे इंडिया वाली, उसका जो चैप्टर 2 है उसमें भी अपन ये बात करेंगे कि भारत के संविधान की, भारत के संविधान निर्माताओं की, भारत के उस समय के नेताओं की और भारत के सभी महापुरुषों की सच में काबिल तारीफ करनी होगी। उनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। जिस समय हम आजाद हुए उस समय और भी देश आजाद हुए, पर सबने सोचा कि लोकतंत्र समस्या खड़ी कर देगा, पर भारत के नेताओं ने लोकतंत्र को समस्या का समाधान के रूप में देखा कि ये समस्या का समाधान है हमारे लिए, और लोकतंत्र के रास्ते पे चले। लोगों ने पहला जब इलेक्शन हुआ 1951-1952 तो जवाहरलाल नेहरू के लिए कहा था कि नेहरू जी है ना लोकतंत्र में सबसे बड़ा जुआ खेल रहे हैं, हो ही नहीं सकता कि इंडिया में लोकतंत्र सफल हो जाए, ऐसे ऐसे बयान दिए गए थे। पर भारत और भारत के महापुरुष पीछे नहीं हटे, बोले नहीं, अपनाएंगे तो लोकतंत्र, हम अपनाएंगे तो लोकतंत्र। और वो लोकतंत्र बिल्कुल स्मूथली आज तक चलता रहा। अगर उस समय हमारे नेता ये सोच जाता कि नहीं नहीं हमें तो तानाशाह बनना है, मैं ही सारी पावर हड़प लूं, मैं ही सब कुछ कर लूं, तो शायद जितनी सुखद व्यवस्था आज हमें देखने को मिल रही है उतनी नहीं देखने को मिलती। ठीक है, तो जरूरी ये भी है कि लोग उन चीजों को सही से माने। तो हमारे नेताओं ने बिल्कुल संविधान को, सारे कानून व्यवस्था को बहुत सही से माना और दृढ़ संकल्प के साथ लोकतंत्र के लिए आगे बढ़ते गए। जितने प्रधानमंत्री बने, जितने मंत्री बने, जितने राष्ट्रपति बने, जितने मुख्यमंत्री मंत्री, सबकी मैं तारीफ ही करता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र को बनाए रखा। ठीक है, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, सत्ता में आएंगे जाएंगे, पर लोकतंत्र बना रहना चाहिए। ये सच में बहुत बड़ी बात है कि लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए। लोकतंत्र आप मान के चलिए कि आपकी हर समस्या का समाधान है लोकतंत्र। ठीक है, तो यहां पर इन देशों में कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र नहीं आ पाया। मैंने अब यहां पर इंडिया की चर्चा क्यों करी कि ये लोग जो समस्याओं से निकले हैं, अब हम ये मान लेते हैं भाई ये आजाद हो गए, सोवियत संघ विघटन हुआ तो ये सब आजाद हुए, या ये किसी भी प्रकार से बाहर निकले, तो ये मतलब
अपने देशों में लोकतंत्र स्थापित नहीं कर पाए, पर हमारे देश के नेताओं ने लोकतंत्र स्थापित करा। ठीक है, काफी हद तक उन्होंने बेहतरीन लोकतंत्र स्थापित करा और दुनिया को यह दिखाया कि लोकतंत्र सभी समस्याओं का समाधान है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश जो है वो भारत को बनाया। ठीक है, तो भारत के नेताओं के लिए सच में बार बार में ही आप जितना सलाम करें उतना ही कम है। मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार था। तो हमने कल देखा था कि भाई रूस हो गया और जो मध्य एशियाई गणराज्य हैं उनमें क्या है कि आपको तेल, पेट्रोल ये आपको देखने को काफी मिलेगा। तो पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार था। मध्य एशियाई देशों में कौन से आ रहे हैं? जो तान वाले देश हैं, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये वाले देश हैं। तो इनके पास पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार था और पेट्रोलियम सबको चाहिए। इससे इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ हुआ है, लेकिन इसी कारण से ये क्षेत्र भारी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन चला है। अब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई इन लोगों के पास बहुत ज्यादा संसाधन है, प्राकृतिक जो संसाधन है ये इनके बुनियादी संसाधन है और इसी से इनकी अर्थव्यवस्था चल रही है। अब इनके पास पेट्रोल खूब है तो पूरी दुनिया को बेच करके खूब पैसा इन लोगों ने कमाना है, आर्थिक लाभ जो है ना वो खूब हो रहा है, बहुत फायदा हो रहा है, परंतु उसका नुकसान भी हो रहा है। नुकसान क्या है? भारी ताकतों की इस पर नजर है। भारी ताकतों की नजर का मतलब क्या है कि भाई जो बड़े सुपर पावर से वो चाहते हैं कि ये वाला जो एरिया है हम ले लें, इस एरिया पर जो यहां से तेल निकलता है उस वाले एरिया का स्वामित्व हमें मिल जाए। जो बाहर की जो बड़ी बड़ी तेल कंपनियां हैं उनमें कंपटीशन चला हुआ है कि नहीं नहीं भाई यहां जाकर के तो हम ही तेल निकालेंगे, हमारे पास ही ऑर्डर मिलना चाहिए, हमें वो कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। तो मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि जो अच्छाई है ना उसके पीछे बुराई लगी हुई। उसके वजह अच्छाई क्या है कि भाई आप यहां से इस तेल को, इन संसाधनों को बेच करके आप खूब पैसा कमा सकते हैं, आपको आर्थिक जो लाभ है वो आर्थिक लाभ आपको खूब होगा, परंतु जो भारी ताकत है उनकी नजर है वो आपके देश में डिस्प्यूट करा सकती है, आपके देश पे नजर है उन लोगों की। ठीक है, और तेल कंपनियां आपस प्रतिस्पर्धा में लगी हुई है, कॉम्पिटिशन में लगी हुई है कि नहीं भैया यहां तो हम ही जाएंगे और हम ही इस तेल का इस्तेमाल करेंगे। ये क्षेत्र रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा है तथा पश्चिमी एशिया से नजदीक है। तो ये वाले जो क्षेत्र हैं, ठीक है, एशिया, मध्य एशिया गणराज्य वाले रूस के पास है, चीन के पास है और अफगानिस्तान से सटे हुए हैं, और जो पश्चिम एशिया है, जो वेस्टर्न एशिया है, उसके नजदीक है। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनाना चाहता है। देखिए 11 सितंबर 2001 की घटना क्या है, इसके बारे में हम वैसे अमेरिकी वर्चस्व में पढ़ेंगे। जो तीसरा अध्याय है 9/11 के नाम से काफी फेमस है। ठीक है, 9/11 के नाम से काफी फेमस है। 9 क्या है? 9 है भैया महीना, ठीक है, और 11 जो है तारीख हो गई। ठीक है, तो और फिर 2001 में होता है। तो 11 सितंबर 2001 इसमें क्या हुआ, इसमें ऐसा बताया जाता है कि जो 4 एरोप्लेन्स थे अमेरिका के जिसमें पैसेंजर्स थे, उन चारों एरोप्लेन्स को जो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी संगठन है, उन्होंने हाईजैक कर लिया। हाईजैक का मतलब आप समझते होंगे कि उनको अपनी गिरफ्त में उनको ले लिया। ठीक है, और बाद में फिर एक एक एरोप्लेन को ब्लास्ट करते गए वो। ठीक है, एक एक एरोप्लेन को उड़ाते गए। ठीक है, तो 9/11 की जो घटना है वो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था। कैसे अमेरिका पे हमला, ठीक है, और वो भी अमेरिका के पैसेंजर्स पर, ये थोड़ा सा काफी बड़ा मुद्दा था। तो ये 9/11 वाली जो घटना है ये हम चैप्टर 3 में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जैसे मैंने उस समय की जो विध्वंस की तस्वीरें हैं वो तस्वीरें दिखाई है जब 9/11 की घटना हुई है। ठीक है, तो अब 9/11 की जब घटना हो गई तो अमेरिका चाहता था कि मेरा यहाँ पे क्या हो, सैनिक ठिकाना हो, मतलब मैं अपनी सेना को लगा सकूं, मैं यहाँ से कोई चीज जैसे मिसाइल लॉन्च करनी है या और करना है तो वो कर सकूं। उसने किराए पर ठिकाने हासिल करने के लिए मध्य एशिया के सभी राज्यों को भुगतान किया और अफगानिस्तान तथा इराक में युद्ध के दौरान इन क्षेत्रों से अपने विमानों को उड़ाने की अनुमति ली। देखो अब क्या हुआ कि भाई अब जो टेररिस्ट है उन टेररिस्टों को के जो ठिकाने उनको उड़ाने के लिए या उन पे हमला करने के लिए तो अमेरिका ने क्या करा है कि जो मध्य एशिया के जितने भी राज्य हैं, मतलब जो देश हैं, उनको वहां से अपने एरोप्लेन निकालने के लिए, अपने मिलिट्रियों को भेजने के लिए भुगतान करा कि आप इतने पैसे लो और हमारे लोगों को यहाँ पे जाने दिया करो। अफगानिस्तान और इराक के साथ जब युद्ध चला तो उन क्षेत्रों में विमानों को उड़ाने की भी अनुमति ली कि हमारे यहाँ से विमान उड़ करके जाएंगे, आप उन विमानों को जाने दीजिएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो भी है टेररिस्ट ग्रुपों को खत्म करने के लिए कर रहे हैं हम लोग। रूस इन राज्यों को अपना निकटवर्ती प्रदेश विदेश मानता था। तो रूस के तो निकटवर्ती बिल्कुल सबसे पास में है और विदेश तो मतलब हम हमारे देश के अलावा दूसरी जगह विदेश ही होती है। ठीक है, तो निकटवर्ती प्रदेश है मतलब सबसे पास वाले ये विदेश हैं और उसका मानना है कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। ठीक है, देखिए एक्चुअल में क्या है कि आप फिजिकली आप अलग हो गए हो, ठीक है,
आप अगर भौगोलिक रूप में देखोगे तो ये एक अलग देश बन गया, ये अलग देश बन गया, ये अलग देश बन गया, ये अलग देश बन गया। पर रूस की कहीं ना कहीं आत्मा में तो सोवियत संघ अभी भी बसा हुआ है। तो रूस तो चाहता है जो मध्य एशियाई गणराज्य वाले देश है ये मेरे सबसे निकटवर्ती है, सबसे मेरे पास में है, तो ये तो राज्य जो है रूस के प्रभाव में ही रहने चाहिए, रूस के हिसाब से ही चलने चाहिए। और वैसे तो देखा जाए तो मध्य एशियाई जो गणराज्य हैं, जो कार कंट्रीज हैं, वो हटना भी नहीं चाहती, ठीक है। वो चाहती थी कि हम रूस के साथ जुड़े हुए रहें, हम सोवियत संघ के साथ जुड़े हुए रहें, तो चाहते हैं कि रूस के प्रभाव में रहें। खनिज तेल जैसे संसाधन की मौजूदगी के कारण चीन के हित भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं और चीनियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर व्यापार करना शुरू कर दिया है, ठीक है। और चीन तो भैया हर जगह सिर्फ और सिर्फ, चीन को तो एक ही चीज नजर आती है, व्यापार। वो तो चाहता है बस व्यापार 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 व्यापार। तो अब चीन को देखने को मिला कि जब यार यहाँ पे खनिज और तेल जैसे संसाधन बहुत ज्यादा है, तो मैंने क्या कहा, जो बाहरी ताकत है, जो उन देश के बाहर जो पावर्स बैठी हुई हैं, उनकी नजर रही है। तो अब चाइना की भी इन पे नजर थी, अरे यार इन मध्य एशिया वालों में तेल बहुत है, खनिज बहुत है, वहां से हम लोग निकाल करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं, हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, काफी फायदेमंद हमारे लिए हो जाएगा। तो चीनियों ने क्या कर दिया, जो सीमावर्ती क्षेत्र, जो पास के इलाके हैं, जो सीमा से अटैच इलाके हैं, उन पे जाकर के व्यापार करना शुरू कर दिया। व्यापार धीरे धीरे बढ़ाया और फिर काफी आगे तक पहुंचाते हैं। पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक दो भागों में बंट गया, चेक और स्लोवाकिया, ठीक है। तो चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, पूर्वी यूरोप में है, ये शांतिपूर्ण तरीके से दो भागों में बंट गया, चेक और स्लोवाकिया, ठीक है। फिर मैं वही कहूंगा कि दुनिया में हजारों कहानियां, अब चेकोस्लोवाकिया क्यों बटा, दो भागों में उसका क्यों विघटन हुआ, ये भी एक अलग मुद्दा है, ठीक है ना। तो इन सब पर क्या होता है, एक एक अलग अगर वीडियो बनते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, पर अभी आपकी बुक में ज्यादा डिटेल में नहीं दे रखा है, तो आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, चेकोस्लोवाकिया जो है वो पूर्वी यूरोप में है और वो दो देशों में बढ़ चुका है। लेकिन सबसे गहन संघर्ष बाल्कन क्षेत्र के गणराज्य यूगोस्लाविया में हुआ। पर जो सबसे ज्यादा गहन इंटेंस जो संघर्ष आपको, या खतरनाक जो संघर्ष आपको देखने को मिलता है, वो बाल्कन क्षेत्र में देखने को मिलता है। कहां पे, बाल्कन क्षेत्र के गणराज्य में। अब आप लोगों ने पहले पढ़ा था बाल्टिक, क्या पढ़ा था, बाल्टिक। अब आप पढ़ रहे हो बाल्कन, तो बोले सर ये चक्कर क्या है, बाल्कन और बाल्टिक क्या है। तो बाल्टिक का तो मैंने आपको बताया था कि वह समुद्र है, तो आप उससे याद रख सकते हो। और बाल्कन क्या है, बाल्कन है बेटा पर्वत, पहाड़ का नाम है, बाल्कन माउंटेन, बाल्कन माउंटेन। और ये एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला क्या होता है, प्रायद्वीप। ये पूरा एक प्रायद्वीप है, जैसे भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है वो प्रायद्वीप है, तीन तरफ पानी से घिरा, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये वाला जो आपको इलाका देखने को मिल रहा है ना, ये प्रायद्वीप है, तीन तरफ ये क्या है, पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो अब ये बाल्कन क्षेत्र में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, देखो, क्रोएशिया इसमें आ जाता है, क्रोएशिया आ जाएगा, ये वोजवोदिना है, सर्बिया इसमें आ जाएगा, बोस्निया हर्जेगोविना आ जाएगा, मॉन्टेनेग्रो आ जाएगा, मैसिडोनिया, अल्बानिया, कोसोवो, ठीक है, सर्बिया। ये जो कंट्रीज है ये सारी किस में आ जाती हैं, ये बाल्कन क्षेत्र में आ जाती हैं, बाल्कन क्षेत्र में। और ये मतलब मैं जो जितनी भी कंट्रीज बताई, कहीं ना कहीं ये पूरा यूगोस्लाविया है। क्या है, यूगोस्लाविया। सन 1991 में बाद यूगोस्लाविया प्रांतों में टूट गया और इसमें शामिल बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, वैसे उससे पहले हो जाएगा, तो यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट जाता है, ठीक है, कई भागों में बढ़ जाता है, जिसमें बोस्निया हर्जेगोविना ये अपने आप को अलग राष्ट्र, अलग देश बना लेते हैं। यह नाटो को हस्तक्षेप करना पड़ा, यूगोस्लाविया पर बमबारी हुई और जातीय संघर्ष ने गहरे युद्ध का रूप ले लिया, और यहाँ पे फाइनली नाटो हस्तक्षेप करता है, ठीक है। अब आ जाइए, अब अपन बात करते हैं किसकी, यूगोस्लाविया के विघटन की। देखिए यूगोस्लाविया के विघटन, फिर एक बार वापस पीछे वाली स्लाइड पे चलेंगे और फिर एक बार उस पर और चर्चा करेंगे। यहां पर आप बहुत ध्यान से देखिएगा, येलो में जो है यहां पर है स्लोवेनिया। कौन सा है, स्लोवेनिया। ये जब आप देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास, अगर उससे पहले देखते हैं, तो ये वाला जो पूरा एरिया है ना, इसमें से आधा ओटोमन साम्राज्य के पास में था और आधा ऑस्ट्रियो हंगरी के आसपास था। पर जैसे जैसे इन्होंने क्या करा कि अपनी आजादी की मांग करी और धीरे धीरे वो देश क्या होते जाते हैं, आजाद होते जाते हैं। पहले देशों को आप जान लीजिए, स्लोवेनिया, फिर यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है ये मैसिडोनिया। मैसिडोनिया से कौन आया था बच्चों, मैसिडोनिया से ही सिकंदर आया था, ठीक है। फिर सेंट्रल सर्बिया और सर्बिया, मतलब ये जो पूरा है ये सर्बिया हो जाएगा। यहां पर एक जो देश बता रखा है वो है बेटा वोजवोडिना है, और ये कोसोवो है, ओके। और फिर इधर आप आ जाएंगे तो ये मॉन्टेनेग्रो, ओके। और ये बस्निया और हर्जेगोविना आ जाएगा, ठीक है। ये क्रोएशिया आ गया बेटा, ठीक है।
ये कंट्रीज है, स्लोविया, क्रोशिया, हर्जगोविना, बोस्निया, मोंटेनेग्रो, कोसोवो, मैसिडोनिया, सर्बिया और ये वोज्विडिना। ये 7-8 कंट्रीज हैं, ठीक है। 8 कंट्रीज टोटल होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है बच्चों। अब एक होता क्या है कि इन्होंने धीरे धीरे करके अपना पूरा एक किंगडम बना लिया, ठीक है, किंगडम ऑफ। अब यहाँ पर मुख्यतः ये आपको जितने भी दिख रहे हैं अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं। स्लोवेनिया स्लाव्स हैं ये, ठीक है, जो स्लाव भाषा है उनकी जो संस्कृति है वो है। क्रोशिया क्रोट्स है, ठीक है, इनकी एक अपनी संस्कृति है। सर्ब्स की एक अपनी संस्कृति, इनकी अलग संस्कृति, इनकी एक अपना कल्चर, सबका एक अलग अलग कल्चर है। फिर भी ये सब एक हो जाते हैं और फाइनली फिर ये अपने को आपको नाम देते हैं किंगडम ऑफ यूगोस्लाविया। किंगडम ऑफ यूगोस्लाविया बना लिया और इन लोगों ने 2-3 पॉइंट तय करे। पहला पॉइंट तो इन्होंने ये तय करा कि यहां पर हम क्या करेंगे कि सबके पास अपने अपने अधिकार होंगे, किसी के अधिकारों को हम दबाने की कोशिश नहीं करेंगे, सबके पास अपने अधिकार होंगे। और यहाँ पे सबको क्या कर दिया एक तरीके से आप कह सकते हैं स्टेट्स घोषित कर दिया गया और अपने हिसाब से सब राज कर रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे बोली गई कि हमारा जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा, सोशलिस्ट होगा। कैसा होगा, सोशलिस्ट होगा। पर एक बात ध्यान रखिएगा, यूगोस्लाविया नेम से जुड़ा हुआ था, ठीक है, और नेम में प्रमुख जो थे जवाहरलाल नेहरू जी थे, भारत का प्रभाव था नेम में। तो यहाँ की अगर आप व्यवस्थाओं को, यूगोस्लाविया की व्यवस्थाओं को देखते हैं तो वो पूर्ण रूप से सोशलिस्ट भी नहीं थे, पूर्ण रूप से समाजवादी भी नहीं थे। उनमें मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला होता, हाँ, थोड़ा बहुत काम प्राइवेट वाले कर लेंगे, थोड़ा बहुत काम समाजवाद वाले कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के 2-3 पॉइंटों पे इन्होंने सहमति रचा ली कि बोले ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं, यूगोस्लाविया यूरोप में आ रहा है, ये यूरोप में आ रहा है। तो इसको क्या हो रहा है कि पश्चिमी देश भी सपोर्ट कर रहे हैं, पश्चिमी देश भी पैसा भेज रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, और सोवियत संघ तो कर ही रहा है क्योंकि सोशलिस्ट विचारधारा दिखा रहा है कि हम सोशलिस्ट हैं। तो दोनों तरफ से क्या होता है, इसको पैसा मिलता है, काफी इसको अच्छी खासी इसकी हेल्प चल रही है। पर धीरे धीरे क्या होता है कि विरोध होना शुरू हो जाता है। विरोध होने के काफी कारण है कि पॉलिटिकली जो यहाँ के है वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं कि भाई हमें ज्यादा पावर, हमें ज्यादा ताकत हमें मिलनी चाहिए। जैसे कि आप ये दोनों देश देखेंगे, स्लोवेनिया और क्रोशिया, ये इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से काफी विकसित है, काफी पावरफुल है आर्थिक रूप से। ये मतलब सबसे डेवलप्ड है, आप कह सकते हो। इन सभी में सबसे ज्यादा विकसित जो है वो यही है। तो ये सोचते हैं कि हमारे पास ज्यादा पावर आनी चाहिए। सर्बिया चाहता है कि नहीं, सबसे ज्यादा जो पावर है वो हमारे पास पावर आनी चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होता है, विघटन की तरफ ये लोग बढ़ने लग जाते हैं। इनकी मांग ये होती है कि हम अलग हो जाए, हम अलग हो जाए। फिर धीरे धीरे क्या होता है, सब ये धीरे धीरे अलग होना शुरू हो जाते हैं। तो और फाइनली 90s के दौर में आकर के ये अलग हो जाएंगे और फिर 2008 में आकर के मोंटेनेग्रो, ये मैसिडोनिया, ये भी धीरे धीरे अलग हो जाते हैं और पूरा जो सोवियत जो यूगोस्लाविया है उसका क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। तो यूगोस्लाविया के विघटन में पॉलिटिकल कारण भी है कि कहीं ना कहीं सब तक पॉलिटिकल जो पावर है वो नहीं पहुंच पाए। दूसरी बात इकोनॉमिक कारण या आप आर्थिक कारणों की कारण देखेंगे। आर्थिक कारण क्या है बच्चों कि यहां पर स्थितियां दिन पे दिन खराब होती गई, ठीक है। अब सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो सोवियत संघ के पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, अब वो तो बिल्कुल धाराशायी हो चुका है। अब जब सोवियत संघ भी कुछ नहीं भेज रहा है तो पूंजीवादी वालों ने मना कर दिया, बोले जाओ अब कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है। इतने दिन तो हम ये सोच रहे थे तुम हमारे साथ मिल जाओ, इसलिए दे रहे थे, अब नहीं देते। दोनों तरफ से पैसा आना इनका बंद हो गया और स्थितियां जो है ना वो बहुत ज्यादा खराब हो गई। अब स्थितियां खराब हो गई तो कहा कि चलो मिलकर के सब सहयोग करते हैं। तो इन्होंने बोला हम ही क्यों सारा खर्चा उठाएं, हम ही क्यों करें, हम डेवलप्ड हैं, पर इसका तो ये थोड़ी कि सबका खर्चा उठाए। तो धीरे धीरे अलग होने की मांग होने लग जाती है। और एक यहाँ पर क्या था कि मजदूरों को काफी पावर दी गई थी कि मजदूर अपने हिसाब से, मजदूरों के पास डिसीजन लेने की भी पावर होगी। तो वो पावर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत चली जाती है कि भाई उस पावर का ज्यादा ही मिसयूज होता है। वो मजदूर अपने हिसाब से काफी काम करते हैं, काफी कीमतें उन्होंने बढ़ा दी, प्राइस बढ़ा दी, जो अर्थव्यवस्था है वो ज्यादा तहस नहस हो जाती है यूगोस्लाविया की। तो यूगोस्लाविया में आप आर्थिक कारण भी देखेंगे, राजनीतिक कारण भी देखेंगे और जातीय कारण जो है, ठीक है, कि ये सब अलग अलग संस्कृति के लोग थे। तो ये सब फिर धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से यूगोस्लाविया का पूरा विघटन होता है। और यूगोस्लाविया के विघटन में जैसे मैंने कहा कि ये एक कोई 5 मिनट या 10 मिनट में खत्म होने वाला टॉपिक नहीं है, इस पर काफी बड़ी चर्चा होती है, काफी मतलब 30-40 मिनट का तो एटलीस्ट यूगोस्लाविया के विघटन पे एक पूरा वीडियो बनता है। तो उस पर हम कभी कोशिश करूंगा आपके लिए बनाने की। अब जब यूगोस्लाविया में लड़ाई होने लगी, एक्चुअली लड़ाई की जो शुरुआत हुई वो सर्बिया से हुई। सर्बिया ये चाहता था कि हमारा डोमिनेंस हो, हम जितने भी सर्ब्स हैं उन सबको जोड़ लें और हमारा डोमिनेंस पूरे यूगोस्लाविया पे हो। तो
वो पॉसिबल हो नहीं पाया। और फिर यूरोपियन यूनियन ने भी इसमें हस्तक्षेप करा, पर यूरोपियन यूनियन से कुछ बना नहीं। तो फिर फाइनली नाटो का हस्तक्षेप रहा और फाइनली 1995 में जो यहाँ पे यूगोस्लाव वॉर चल रही थी, यूगोस्लाव युद्ध चल रहा था, उस यूगोस्लाव युद्ध का अंत होता है और सब अपने अपने देश बना लेते हैं। यूगोस्लाविया पर काफी बमबारी हुई और जातीय संघर्ष से गृह युद्ध का रूप ले लिया। तो वहां पर गृह युद्ध हो गया कि जो दो अलग अलग संस्कृति के लोग हैं वो लड़ने लगे। ठीक है, और हाँ, आज भी अपने पास MCQ नहीं है। ठीक है, इससे में ज्यादा MCQ नहीं बनते। और जो लास्ट एक ही MCQ दिया था आपका, उसका क्वेश्चन आंसर होगा अपना D। ठीक है, उसका जो आंसर है वो आपका D है। और आज के लिए इतना ही। ओके, तो आज आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप इसमें बताएं कि सर ये बात अच्छी लग रही है, कौन सा टॉपिक, कौन सा कंटेंट आपको अच्छा लगा, और क्या आप चाहते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए। आप सब कुछ बताएं, कौन से टॉपिक्स है जिन पे आप वीडियो मुझसे चाहते हैं कि सर आप इन पे ये वीडियो बनाइए, पॉलिटी पे बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, तो आप बताइएगा। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।